रसायन विज्ञान में उदाहरण नंबर 3.4 पर लिखे सवाल को देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, कहता है 0.1 मोल प्रति लीटर KCl से भरे हुए एक चालकता सेल का जो प्रतिरोध दिया है वो 100 ओम है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास जो सेल है, सेल, और सेल में सबसे पहले दी है सांद्रता है 0.1 मोल पर लीटर, तो सांद्रता C बराबर 0.1 मोल पर लीटर, या क्योंकि मोलर सांद्रता है इसको आप कैपिटल M से लिख सकते हो। और साथ में दिया ये चालकता सेल में लिया गया है, इसका प्रतिरोध है 100 ओम। तो प्रतिरोध को बेटा लिखते हैं R से, और R की वैल्यू दे दी है उसने 100 ओम। सवाल को और आगे पढ़ते हैं, कहता है यदि उसी सेल में, मतलब सेल को चेंज नहीं करना है, उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर सांद्रता, तो अब इस क्या कर दिया उसने, सेल के लिए सांद्रता बदल दी है। क्योंकि सेल के लिए सांद्रता बदल दी है, मैं उसकी सांद्रता को अलग लिखे देता हूं। सांद्रता इस बार क्या दी है, इस बार मोलर सांद्रता दी है 0.02 मोल प्रति लीटर, या आप मोल प्रति लीटर को लिख सकते हैं मोल इनवर्स। कहता है जब हम सांद्रता 0.02 मोल पर लीटर कर देते हैं तो उस सेल का प्रतिरोध हो जाता है 520 ओम। तो सांद्रता को ओम प्रतिरोध R = 520 ओम, 520 ओम हो जाता है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है अगर ऐसा हो जाता है तो 0.02 मोल प्रति लीटर वाले विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो आपको इन दोनों विलयन में से उस विलयन की चालकता और मोलर चालकता निकालनी है जिसकी सांद्रता है 0.02, अर्थात इस 0.02 सांद्रता वाले विलयन की आपको चालकता अर्थात कप्पा और मोलर चालकता अर्थात कैपिटल लैम्डा M, ये दो वैल्यू निकालनी। ध्यान देने वाली बात है, NCERT की बुक पर अगर कहीं पर चालकता लिखा हुआ है, इसका अर्थ है विशिष्ट चालकता की डिमांड की गई है, विशिष्ट चालकता। और बेटा अगर कहीं प्रतिरोधकता की बात की गई है तो इसका अर्थ है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ये दो विशेष बातें ध्यान रहने वाली हैं कि अगर कभी चालकता कहता है तो चालकता का अर्थ हमें विशिष्ट चालकता निकालना है अर्थात कप्पा निकालना है, और प्रतिरोधकता कहता है तो हमें रो निकालना है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और एक मैं बात बता दूं, अगर कहीं चालकत्व लिख के आ जाता है, चालकत्व, तो चालकत्व को आप लिखते हैं कैपिटल C से। और एक और मैं बात बता दूं, अगर कहीं प्रतिरोध आ जाता है तो प्रतिरोध को लिखते हैं R से। ये चार बातें समझ लेने लायक हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन, चालकता को हम C से लिख लेते हैं, लेकिन C चालकता नहीं बल्कि क्या है, चालकत्व। तो जो भी चीज़ें डिमांड में करेगा वो चीज़ें हम लिखेंगे। देखो क्या बोलता है चालकता, तो चालकता का अर्थ है कप्पा की डिमांड की गई है, विशेष चालकता की। और दूसरा मोलर चालकता लिखा हुआ है तो मोलर चालकता को कैपिटल लैम्डा M से लिखते हैं, इसकी गणना करनी है। और साथ में उसने बताया भी है कि जबकि 0.1 मोल पर लीटर, क्योंकि सांद्रता 0.1 मोल पर लीटर है, हम 0.1 मोल पर लीटर वाले सांद्रता पर रीडिंग को लिखेंगे। KCl विलयन की जो चालकता है, चालकता का अर्थ है ये जो कप्पा है वो है 1.29 साइमन्स × मीटर इनवर्स। तो अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दी गई रीडिंग से, इन दी गई 3 रीडिंग से हम लोग निकालते हैं सेल का स्थिरांक। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चालकता बराबर 1/प्रतिरोध इंटू सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, इस फॉर्मूले की सहायता से सबसे पहले सेल स्थिरांक निकाला जाएगा। तो बेटा चालकता की बात करेगा तो चालकता हमको दी गई है 1.29 इज इक्वल टू 1/प्रतिरोध की बात करेगा तो प्रतिरोध हमको दिया गया R बराबर 100 ओम। और बेटा लास्ट में लिखा हुआ है सेल स्थिरांक, तो मैं यहां लिख देता हूं सेल
स्थिरांक। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ 100 भाग में ही, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में होगा तो 0.2 अंक चला जाएगा पीछे। भाई डबल जीरो है, अगर इसका गुणा इसमें होगा तो 0.2 अंक पीछे चला जाएगा, और 2 अंक पीछे चला जाएगा तो फॉर्मूले में आ जाएगा 129 बराबर सेल स्थिरांक। तो बेटा ये सेल स्थिरांक की वैल्यू आ जाएगी। अब सेल स्थिरांक की वैल्यू को क्या करना है, अब सेल स्थिरांक की वैल्यू को इस फॉर्मूले पर, इस रीडिंग पर रख देना है। तो हमें निकालनी क्या थी, सबसे पहले चालकता निकालनी थी, और चालकता का फॉर्मूला तो आप पढ़ ही चुके हो। तो मैं क्या करता हूं, चालकता के फॉर्मूले को अब यहां अप्लाई करता हूं आगे। चालकता का फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो चालकता का सूत्र पता होना चाहिए, और चालकता का सूत्र होता है 1 प्रतिरोध इंटू सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो इस बार बेटा देखो चालकता हमें निकालनी है, क्योंकि सवाल में पहले से कह दिया था चालकता निकालो। तो चालकता बराबर, अब कहता है प्रतिरोध। तो बेटा प्रतिरोध अब क्या करेंगे हम लोग इस रीडिंग के लिए, क्योंकि वैल्यू निकाल रहे हैं, चालकता इसी के लिए तो निकालनी थी, और जब चालकता इसी के लिए निकालनी थी तो चालकता के लिए रीडिंग लिख लेते हैं 1 अगर चालकता इसकी चाहिए तो प्रतिरोध भी इसी का लगेगा 520। अब बताएगा सेल स्थिरांक। तो बेटा सेल स्थिरांक अभी हम लोगों ने निकाल रखा है, सेल स्थिरांक आने वाला है 129। चालकता को क्योंकि कप्पा से लिखते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 520 का भाग 129 पर देना है। तो बेटा जब 520 का भाग 129 पे दोगे तो आंसर आएगा 248.248 सीमेंस अपॉन मीटर, या सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स ऐसे लिख सकते थे। तो पहला ये आंसर हो जाएगा जो आपको चालकता की डिमांड की थी। अब बात आती है, कहता है मोलर चालकता को ज्ञात करो। तो देखो मोलर चालकता को ज्ञात करने से पहले एक विशेष बात ध्यान दे लेते हैं कि मोलर चालकता को लिखते हैं कैपिटल लैम्डा एम से, और फॉर्मूला होता है कप्पा अर्थात विशिष्ट चालकता इंटू 1000/m, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हमको सेल की सांद्रता मोल पर लीटर में दी गई हो। और ये प्रॉब्लम क्या है बेटा कि हमारे लिए जो कप्पा की रीडिंग अगर मैं देखता हूं तो कप्पा की रीडिंग सीमेंस अपॉन मीटर इनवर्स मीटर में आई हुई है, और ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब आयतन लीटर में दिया हो या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो। आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन हमारे यहाँ लंबाई तो मीटर में दी गई है। तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इस फॉर्मूले को ऐसा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू ना रख के सीधे मीटर वाली वैल्यू रखने को मिल जाए। तो उसको सबसे पहले चेंज क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से 1000 को हटा लेते हैं, और एक काम कर लेते हैं जो यहाँ पर लीटर में दिया गया है वॉल्यूम आयतन, उसको मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ आयतन हो जाएगा मीटर क्यूब में, और यहाँ पर वैल्यू पहले से मीटर में, तो वैल्यू फॉलो कर जाएगी। तो सांद्रता जो m दी गई है 0.02, अगर बेटा इसको हम 1000 से गुणा कर दें, 0.02 को अगर 1000 से गुणा कर दें तो जो भी बेटा ये सांद्रता है अब वो आ जाएगी मोल प्रति मीटर क्यूब में। तो ये विशेष बात ध्यान रखना है कि मोल लीटर इनवर्स में था, लेकिन आपने 1000 का गुणा जैसे किया उस सांद्रता पर, वो बदल गया मोल प्रति मीटर क्यूब। और क्यों मीटर क्यूब में बदला, क्योंकि हमारे लिए कप्पा की जो वैल्यू दी थी वो भी मीटर में दी थी, इसलिए मैंने उसको चेंज कर लिया। अब 0.2 का में से 1000 का गुणा करने का अर्थ है 0.3 अंक पीछे चला जाए, क्योंकि 3 जीरो है। 0.3 अंक पीछे जाने का मतलब है एक डिजिट पे जीरो लगेगा, और सांद्रता आ जाएगी 20 मोल प्रति मीटर क्यूब। अब मोल प्रति मीटर क्यूब आ जाएगी। अब हम फॉर्मूले को आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि कप्पा की वैल्यू पर भी मीटर है और सांद्रता की वैल्यू पर भी मीटर क्यूब है। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा इस दौरान, मोलर चालकता बराबर विशिष्ट चालकता या चालकता बटे सांद्रता। तो विशिष्ट चालकता की बात आएगी तो हमारे पास लिखा हुआ विशिष्ट चालकता 248 अपॉन सांद्रता की बात करेगा तो सांद्रता लिखा हुआ है 20। एक काम कर सकते हैं, इसको देखो कैसे कर सकते हैं, दशमलव को 2 अंक पीछे ले जाते हैं। अगर दशमलव को 2 अंक पीछे ले जाएंगे तो बेटा हो जाएगा 24.8।
लेकिन क्योंकि दशमलव को 2 अंक पीछे ले गए, इसको लिख सकते हैं 10 की घात -2। फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि दशमलव 2 अंक पीछे गया इसलिए 10 की घात -2 और नीचे लिखा हुआ है 20। अब 20 में से ये 0 हटा देते हैं, दशमलव 1 अंक आगे खिसका लेते हैं। बेटा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 × 9 2, पॉइंट लगा देते हैं, 2 दूना 4 और 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो 4 बार में जाएगा, इंटू 10⁻²। ये बेटा हो जाएगा कैपिटल लैम्डा एम की वैल्यू। और हमको कैपिटल लैम्डा एम की वैल्यू ही तो चाहिए थी। एक तो हमें चाहिए था चालकता और दूसरा चाहिए था मोलर चालकता। तो ये ध्यान रखने वाली बात क्या है बेटा, पहली वाली रीडिंग से हम सेल स्थिरांक निकालेंगे और दूसरे उसी चालकता के फॉर्मूले पर सेल स्थिरांक की वैल्यू रख देंगे। जैसे रखेंगे कप्पा की वैल्यू आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कप्पा की वैल्यू आ रही साइमन्स अपॉन मीटर में, और हम लोगों को जो आयतन दिया है वो मोल प्रति लीटर में दिया है। तो हम लोग एक काम करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू मीटर में आ रही है, हम आयतन को भी मीटर की ही यूनिट में चेंज कर देंगे। तो इस सांद्रता में आयतन को मीटर की यूनिट में चेंज करने के लिए हमने इस पर कितने से गुणा कर रखा है, 1000 से गुणा कर रखा है। जैसे ही 1000 से गुणा आप करते हो, ये वैल्यू सीधे तुरंत ही बदल जाती है मोल पर मीटर क्यूब में। और क्योंकि मोल पर मीटर क्यूब में आपने बदल लिया है, अब आप इसको फॉर्मूले पर आसानी से अप्लाई कर सकते हो। 2 ध्यान देने वाली बातें और है। एनसीईआरटी पैटर्न पर चालकता को, विशिष्ट चालकता को एक ही नाम से जानते हैं और इसे लिखते हैं कप्पा से। प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध एक ही चीज है और इसको लिखते हैं रो से। चालकत्व को सी से लिखते हैं और प्रतिरोधक को लिखते हैं या प्रतिरोध को लिखते हैं आर से। तो इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। उदाहरण नंबर 3.5 एनसीईआरटी की बुक पर आपको मिल जाएगा। लिखा है 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कॉलम का प्रतिरोध। NaOH विलयन से भरा हुआ एक सेल है और उस सेल का जो प्रतिरोध है वो है 5.55 × 10⁻³ ओम। कहता है यदि इसका व्यास हो 1 सेंटीमीटर और लंबाई हो 50 सेंटीमीटर, तो आपको 3 चीजें निकालनी है। एक प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का अर्थ है रो आपको निकालना है। चालकता अर्थात आपको कप्पा निकालना है। और मोलर चालकता का अर्थ है कैपिटल लैम्डा एम निकालना है। तो आपको ये 3 वैल्यू आपको निकाल के लानी है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सांद्रता लिख लेते हैं या मोलरता। विलयन की मोलरता दी है 0.05 मोल लीटर इनवर्स। अब मोल लीटर इनवर्स कह देता है या लीटर इनवर्स की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटीमीटर क्यूब का भी इनवर्स लिखा जा सकता है। आगे क्या लिखा हुआ है, विलयन के कॉलम का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का अर्थ आर की जो वैल्यू है वो है 5.55 10⁻³ ओम। कहता है यदि इसका व्यास, व्यास का अर्थ है, व्यास से एक बात पता चल जाती है, अगर आपको व्यास पता है 1 सेंटीमीटर है तो बेटा आप इससे एक और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो त्रिज्या जो है वो 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास जितना भी होता है त्रिज्या उसकी आधी होती है। और साथ में एक और चीज दी है, जबकि इसकी जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है, तो सेल की जो लंबाई है L वो है 50 सेंटीमीटर। सेल की लंबाई से मुझे एक बात याद आती है कि सेल कुछ इस प्रकार का बना होगा, बेलन के आकार का। अब बेलन के आकार बने सेल में से त्रिज्या जो है वो 1/2 मैंने निकाली है सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई होगी या लंबाई होगी वो है 50 सेंटीमीटर। और तो जब मुझे कैलकुलेशन के थ्रू ये गणनाएं निकालनी है, विशिष्ट प्रतिरोधकता निकालनी है, ये विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, सबसे पहला मैं काम करूंगा, मुझे इस सेल की त्रिज्या अगर पता है तो ये एरिया पता होना चाहिए। इस एरिया को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अगर ये एरिया निकाला जाएगा तो एरिया निकालने को हम ए से लिखेंगे। और एरिया निकालने का अगर तरीका ध्यान दिया जाए तो अगर मैं बेलन के इस भाग को देखता हूँ, एरिया को देखता हूँ, तो ये एरिया होता है वृत्त के आकार का। अगर वृत्त के आकार का होता है बेटा तो इसमें से फॉर्मूला लग जाएगा πr², क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है। और बेटा πr² में से पाई की वैल्यू रखोगे 3.14, और बेटा r² लिखा हुआ है तो r की वैल्यू आपको 1/2 है।
आर स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर। बेटा इसको और सॉल्व करोगे 3.14, 1/2 का वर्ग है 4। इसको सॉल्व करोगे 4 से इसको भाग दोगे तो बेटा 4 सत्ते 28 बचा 3, 28 3 31 होता है, 3 बचा, 4 अट्ठे 32 बचा 2, 4 पंचे 20। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तकरीबन इतना आंसर आएगा 0.785, क्योंकि एरिया है, एरिया का फॉर्मूला होता है या यूनिट होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर। पहला एरिया निकाला। अब बात आती है कि सर जी एरिया क्यों निकाल लिया? एरिया इसलिए निकाला कि जब हम प्रतिरोधकता को ज्ञात कर रहे होते हैं एरिया की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L। इस फॉर्मूले में आपको एरिया की आवश्यकता पड़ती है और रो अर्थात आपको प्रतिरोधकता ही तो निकालनी थी। अगर प्रतिरोधकता रो बराबर RA/L फॉर्मूला यूज करेंगे तो R की वैल्यू मैं देखूंगा, आपको दी गई है 5.55 गुणे 10 की घात 3 अपॉन, पहले तो R की वैल्यू हो गई, फिर कहता है A की वैल्यू, A की वैल्यू 0.785, नीचे लिखा हुआ है L लंबाई दी गई है 50। और बेटा आप एक काम करोगे 10 की घात 3 को हटाओगे, दशमलव को ये 3 अंक पीछे ले जाओगे और आप जब इस पूरे नंबर को कैलकुलेट करोगे तो बेटा आंसर आएगा इसका 87.135। आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी आप इन सभी नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 87.135 और 87.135 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि रो तो निकालना ही था, साथ में आपको क्या निकालना था? कप्पा। कप्पा को भी देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। इसका अगर यूनिट लिखना चाहोगे तो यूनिट लिखोगे ओम सेंटीमीटर। अब कप्पा की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। बेटा कप्पा का एक फॉर्मूला होता है कि कप्पा जो होता है वो रो का व्युत्क्रम होता है 1/रो, अर्थात जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो कप्पा का फॉर्मूला अर्थात चालकता निकालनी थी तो 1/रो फॉर्मूला लगाया 1/, अब रो की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं 87.135। और बेटा आपको विशेष ध्यान रखना है ये बात कि जब आप इसका डिवाइड कर रहे होगे तो इसका डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.01148। आप जब 87.135 से 1 को डिवाइड करोगे इतनी वैल्यू आएगी। और पूछेगा इसका मात्रक क्या, तो ध्यान देने वाली बात है। देखो बेटा कप्पा का फॉर्मूला 1/रो था, अर्थात जो रो का मात्रक आया है उसको लिख देना है। कैसे? 1 की जगह पे 1 लिखना है और रो नीचे लिखा हुआ है, रो का मात्रक आया है ओम सेंटीमीटर। इसको और लिख सकते हो 0.01148। बेटा ओम को ऊपर ले जाओगे तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओगे तो सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया कप्पा की वैल्यू, अर्थात विशिष्ट चालकता की वैल्यू हो गई। लेकिन अभी हमारे यहाँ एक और चीज निकालनी थी, मोलर चालकता। मोलर चालकता का बेटा आप फॉर्मूला जानते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन m, ये फॉर्मूला। अच्छा पिछले न्यूमेरिकल में मैंने 1000 नहीं लगाया था, रीजन है कि इस बार जो आयतन है या तो वो सेंटीमीटर क्यूब में है या लीटर में है, तो इसलिए 1000 का गुना यहाँ पर रहेगा। पिछली बार आयतन काहे में था? मीटर क्यूब में, इसलिए मैंने 1000 नहीं लगाया था। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो कप्पा की वैल्यू सबसे पहले 0.01148 बेटा 1000 का गुना होगा और साथ में आपको लिखनी है m का अर्थ है सांद्रता। सांद्रता इसमें से दी गई है 0.05। बेटा इसको आप सॉल्व करोगे और जैसे ही सॉल्व करोगे इसको, तो इसको सॉल्व करने से ऐसे कर सकते हो। देखो इसमें से 0.2 अंक पीछे जाएगा, तो इसमें भी 0.2 अंक पीछे जाएगा, दशमलव आ जाएगा यहाँ। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 2 से गुणा कर सकते हो। बेटा इसको 2 से गुणा करोगे तो 5 दूना 10, 10 में से जो 0 होगा ये इस 0 को कैंसिल कर देगा। अब 2 का गुणा इसमें करा देना है, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 1 9, 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2 और साथ में गुणा है कि इसका 100 का। 0.1 अंक के बाद लगा है, मैंने लगा दिया यहाँ।
बेटा 100 का गुणा करोगे 0.2 अंक और पीछे चला जाएगा, 229.6 मात्रक होता है इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये बेटा फॉर्मूला हो गया, ये वैल्यू हो गई कैपिटल लैम्डा एम या मोलर चालकता की। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है, जो भी रीडिंग मिलेगी व्यास आपको मिलेगा उससे तुरंत त्रिज्या निकाल लोगे। त्रिज्या क्यों निकाली गई? क्योंकि हमको चाहिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। क्यों लगेगा पाई आर स्क्वायर? क्योंकि बेटा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो वृत्त के आकार का है, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो उससे निकलकर आएगा क्षेत्रफल। अब हमको निकालना क्या क्या था? रो, कप्पा और लैम्डा एम। तो बेटा मैंने रो का भी फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दिया, कप्पा का भी फॉर्मूला लिख दिया, और इसके बाद कैपिटल लैम्डा एम अर्थात मूलर चालकता का भी फॉर्मूला लिख दिया, और इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूं कि इन नंबर्स का जो गुणा है वो आप खुद घर में करेंगे अपनी मदद से, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी। मैं कैलकुलेट करूंगा, समय ज़्यादा लगेगा, और समय को बचाने के लिए इसको आप घर में कैलकुलेट कर लीजिए। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक पर दिया गया है। एनसीईआरटी बुक का अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 3.6 लिखा है, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। एक सेल है जिस पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और ये रासायनिक अभिक्रिया आपको दिया है 2Fe ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 आयोडीन माइनस चार्ज प्लस 2Fe डबल प्लस चार्ज प्लस आयोडीन सॉलिड। ये अभिक्रिया देने के बाद कहता है यदि इसका टेम्परेचर 298 केल्विन रखा जाए तो जो सेल का विभव देता है या सेल जो वोल्टेज देता है वो है 0.236 वोल्ट। अर्थात जिस सेल में ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उस सेल का टेम्परेचर 298 केल्विन रखने पर वो सेल इतना वोल्टेज देता है। कहता है सेल की मानक गिब्स ऊर्जा आपको निकालनी है। पहली बात तो मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करनी है, दूसरा साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। एक एक को स्टार्ट करते हैं। सेल की मानक गिब्स ऊर्जा को लिखते हैं डेल्टा जी से या डेल्टा आर जी से लिख लेते हैं, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा सेल के साम्य स्थिरांक को लिखते हैं के सी से। आपको ये दोनों वैल्यू निकाल के लानी है। तो सबसे पहले और साथ में एक और काम किया है, एंटीलॉग में 7.983 की वैल्यू इतनी होती है, ये मैंने खुद से लिख रखा है। वैसे जब भी कभी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये वैल्यू आपको देगा वहां पर, इसलिए मैंने पहले से लिख रखी है। फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले के ऊपर वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि अभिक्रिया के दौरान त्यागे या ग्रहण किए गए। इसको ऐसे समझते हैं 2 माइनस चार्ज 1, 2i माइनस चार्ज 1। एक आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो 2 आयोडीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और बाद में मैंने देखा कि आयोडीन ने ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं ना तो त्यागे हैं। अगर एक आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकता है, क्योंकि अभिक्रिया में 2 आयोडीन के मोल दिए गए हैं, इसलिए मैं लिखूंगा 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया गया है। F कहलाता है फैराडे नियतांक, और आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ई नॉट ऑफ सेल की बात करेगा तो ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू हमें दी है 0.236 वोल्ट, ये पहले से हमें दे रखा है। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को आपस में कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आएगा 45,548 जूल। अगर आप इन सभी नंबर को कैलकुलेट करते हो ये वैल्यू प्राप्त होगी। हाँ, एक और काम किया जा सकता है कि अगर इस जूल एनर्जी को किलो जूल में बदलना चाहो तो आप इसी दी गई ऊर्जा को 1000 से भाग दे दीजिए। जैसे ही वैल्यू को 1000 से भाग दोगे, जो ऊर्जा जूल में है अब वो किलो जूल में बदल जाएगी। तो 1000 से भाग देने पर क्या होगा, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाएगा, आएगा 45.548। लेकिन अब ये वैल्यू जूल में नहीं बल्कि काय में हो गई है, किलो जूल में।
तो वैल्यू को रख लेना है, इस प्रकार से कैलकुलेट कर लेना है। तो ये डेल्टा आरजी की वैल्यू आ गई। अभी कहता है साम स्थिरांक केसी की वैल्यू निकालो। तो बेटा साम स्थिरांक केसी के लिए एक फॉर्मूला आता है, डेल्टा आरजी नॉट इज इक्वल टू 2.3036 आरटी और साथ में लॉग केसी, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले पर वैल्यू देखो लिखते हैं कैसे। डेल्टा आरजी नॉट की वैल्यू की बात आएगी, हमने डेल्टा आरजी नॉट को कैलकुलेट करते हुए उसकी वैल्यू निकाल ली है 45.548, 2.3036। ध्यान देने वाली बात है बेटा, आर कहलाता है गैस नियतांक और गैस नियतांक की वैल्यू होती है 8.314। ध्यान देने वाली एक और बात है, क्योंकि जो भी डेल्टा आरजी की वैल्यू मैंने यूज की है वो किलो जूल में यूज की है, इसलिए हमको मात्रक भी आर का वही रखना है जो किलो जूल में एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हो। तो करना क्या, 8.314 इंटू 1000 का गुणा क्यों किया गया, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी को किलो जूल में लिया है, इसलिए हमें आर का मात्रक भी वही लिखना होगा जो किलो जूल के लिए ठीक रहे। तो 8.314 तो वैल्यू होती है, किलो जूल में था इसलिए 1000 से गुणा। टी का अर्थ है ताप, और ताप बेटा आपको बता दिया गया है कितना है, 298। और साथ में बेटा एक वैल्यू और लिखी हुई है, आर की जगह पर आर की वैल्यू, टी की जगह पर टी की वैल्यू, बचा है लॉग केसी। अगर बेटा वहां से लॉग केसी की वैल्यू निकालें, लॉग केसी की वैल्यू निकालें और सारी की सारी लिखी हुई वैल्यू को यहां नीचे भेजें। किसको नीचे भेजें, जरा देखते हैं। 45.548 बेटा ये सारे के सारे नंबर गुणा में इधर आएंगे भाग में। 2.3036, 8.314, 1000 और 298। अभी करना क्या, उधर लिख लेते हैं लॉग केसी। मैंने लॉग केसी को केवल उधर रखा है। अब बेटा आपका काम है कि इन सारे नंबर्स को कैलकुलेट करोगे। राइट साइड पे लिखा है लॉग केसी। आप इन जब सारे के सारे नंबरों को कैलकुलेट कर लोगे तो सारे नंबरों को कैलकुलेट करने पर आएगा आंसर 7.983। आप सभी नंबर्स को कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो आंसर आने वाला है 7.983। ये वैल्यू आएगी लॉग केसी की, लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए, केसी की। तो दोनों और एंटी लॉग ले लेंगे। यहां लेंगे एंटी लॉग 7.983। बेटा इधर लॉग केसी में एंटी लॉग लेंगे तो केवल क्या बचेगा, केसी। इसको सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग में 7.983 की वैल्यू हम लोगों को पता है, वो वैल्यू है 9.616 इंटू 10⁻7। और बेटा ये लिखा हुआ है लास्ट में केसी। तो जो एंटी लॉग में से वैल्यू दी गई है, वैसे क्या है कि अपनी बुक पे ये वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन जब भी आपका एग्जाम होगा आपको ये वैल्यू वहां पर मिलेगी। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आपका एग्जाम होगा ये वैल्यू आपको लिख के दी जाएगी और उसी वैल्यू के आधार पर यहाँ पे आप एंटी लॉग का वैल्यू रख के आओगे। अगर आपको कभी क्या होता है कि ये वैल्यू नहीं देता है तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, उसको कैलकुलेट करने का तरीका है आप ये लास्ट वाली लाइन छोड़ आओगे, एंटी लॉग 7.983 इज इक्वल टू केसी, बस यही वैल्यू हो जाएगा। एक तो सबसे पहली बात, या तो ये वैल्यू देगा आपको पहले से, अगर दे देता है तो आप वैल्यू यूज कर लोगे। अगर बाई चांस कभी इसकी वैल्यू नहीं देता है तो आप ये लास्ट वाली लाइन को छोड़ दोगे, इससे ऊपर जो आंसर आया है वही आंसर पे आप लिख कर आ जाओगे। अगर आपको वैल्यू दी है तो आप उस वैल्यू को यूज करोगे। तो इस प्रकार से बेटा डेल्टा आरजी का फॉर्मूला और केसी के फॉर्मूले को से हमने वैल्यू को निकाल लिया है। इसको जल्दी से नोट करते हैं, अभी 2-3 और सवाल हैं उनको लगाते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं, उदाहरण नंबर 3.7 कहता है सारणी की सहायता से कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की अनंत तमता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। और अनंत तमता पर मोलर चालकता को ज्ञात करने के लिए कुछ आयनों की मोलर चालकताएं उसने दे रखी हैं। वैसे तो बुक में बहुत सारे आयनों की मोलर चालकताएं दे रखी हैं, लेकिन जितने आयनों की मोलर चालकता की जरूरत है हमने केवल उतने ही आयन यहाँ पर दिखाए हैं।
तो इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं कोलराउस के नियम के आधार पर इसको सॉल्व करना। सबसे पहले मुझे CaCl2 की मोलर चालकता चाहिए, तो ध्यान देने वाली बात है आपको मोलर चालकता चाहिए CaCl2 की। अच्छा, CaCl2 की मोलर चालकता को देखें, लिखेंगे कैसे, तरीका देखते हैं। सबसे पहले कैल्शियम आयन की मोलर चालकता, और बेटा ध्यान देने वाली बात है क्लोराइड आयन 2 हैं, Ca के साथ Cl2 लिखा हुआ है, तो 2 क्लोराइड आयनों की मोलर चालकता। मैं भी दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं। मोलर चालकता है M लिख सकते हैं, Ca आयन था तो Ca की मोलर चालकता, प्लस क्लोरीन 2 बार है तो आप 2 बार क्लोरीन लिख सकते थे, या तो आपने क्लोरीन एक ही बार लिखा, 2 का गुना करवा दिया, क्योंकि क्लोरीन थे कितने, 2। वैल्यू को रख लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। वैल्यू कैसे रखेंगे, कैल्शियम आयन की मोलर चालकता आपको दी गई है कितनी, 119 प्लस 2 की जगह 2। क्लोराइड आयन की बात करेगा तो क्लोराइड आयन की मोलर चालकता आपको दी गई है 76.3। बेटा 119 प्लस 2 का गुना करेंगे तो 2 का गुना 3 में होगा 6, 2 का गुना 6 में होगा 12, और 2 का गुना 7 में होगा 14, और 1 15। अभी एक काम करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो दशमलव के बाद तो 6 लिखा ही रहेगा, 9 और 2 होता है 11, 5 और 1 6, और 1 7 बचा था तो 7 हो गया, 1 और 1 2, इतना आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपको प्राप्त होगा अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैल्शियम क्लोराइड की। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, उसी में से एक और क्वेश्चन हमको डिमांड में है हमारे, कहता है कैल्शियम क्लोराइड के अलावा मैग्नीशियम सल्फेट का भी निकालो। बेटा निकाल लेंगे, देखो मोलर चालकता को कैपिटल लैम्डा m से लिखते हैं अनंत तनुता पर, और आपको इस बार वैल्यू दी गई है, निकालनी है MgSO4 के लिए। तो बेटा एक बार मैग्नीशियम को लिख लेते हैं, एक बार SO4 को लिखते हैं, सल्फेट को। अनंत तनुता पर मोलर चालकता एक बार मैग्नीशियम आयन की, और बेटा जस्ट बगल में एक बार अनंत तनुता पर मोलर चालकता सल्फेट आयन की, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट में एक तो मैग्नीशियम आयन था, दूसरा सल्फेट आयन था, इसलिए पहले मैंने मैग्नीशियम आयन को रख दिया, इसके बाद सल्फेट आयन को रख दिया। अब मैग्नीशियम आयन के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता को उसने कितना दिया है, 106, प्लस सल्फेट आयन के लिए बात किया जाए तो दिया है 160, और बेटा आसान है, दोनों को जोड़ लेते हैं, 160 और 106 मिलेंगे तो आ जाएगा 266, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए क्लोरीन 2 मोल रखा जाएगा, जान गए, और मैग्नीशियम सल्फेट में तो कुछ भी नहीं करना है, मैग्नीशियम के आयनों की मोलर चालकता अनंत तनुता पर, और सल्फेट आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को क्या कर लेना है, निकाल लेना है। अभी क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है उदाहरण नंबर 3.8। कहता है NaCl HCl और सोडियम एसीटेट। इसको बेटा AC का अर्थ है एसीटेट, सोडियम एसीटेट के लिए मोलर चालकताओं के मान आपको दे दिए गए हैं। कैसे, मैं लिख के दिखाता हूं। मोलर चालकता का मान किसके लिए दिया गया है, सोडियम क्लोराइड के लिए, तो मैं लिखूंगा NaCl के लिए कितना दिया है, 126.4 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा फिर मोलर चालकता का मान दिया गया NaCl के बाद HCl का, कितना वैल्यू दिया गया है, 425.9 मात्रक साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल में इनवर्स। एक और के लिए लिख दिया गया लास्ट में सोडियम एसीटेट, अनंत तनुता पर मोलर चालकता सोडियम एसीटेट को देखो इसने कैसे लिखा है Na, और एसीटेट को लिखा है AC, और बेटा वैल्यू इसकी दी गई है 91.0 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपको वैल्यू दी है, आपको निकालना किसके लिए, कहता है हाइड्रोजन एसीटेट के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो हाइड्रोजन एसीटेट के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल लीजिए। अनंत तनुता पर मोलर चालकता और हाइड्रोजन एसीटेट, देखो इस फॉर्मूले से 2 चीजें समझनी है। सबसे आसान है लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए हाइड्रोजन और हमें चाहिए एसीटेट। तो अब देखते हैं हाइड्रोजन
इन तीन समीकरणों में से किसके पास है? तो हाइड्रोजन दूसरे वाले के पास है और एसीटेट है तीसरे वाले के पास। इसका मतलब हमें हाइड्रोजन और एसीटेट अगर दोनों चाहिए तो हमें दूसरा और तीसरा इक्वेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे के पास हाइड्रोजन मिल जाएगा और एसीटेट मिल जाएगा तीसरे के पास। तो दूसरा क्या लिखते हैं? मोलर चालकता HCl, और तीसरा लिख लेते हैं मोलर चालकता NaAC। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, आपको H और AC तो मिल गया, लेकिन आपको अभी चाहिए क्या? नहीं, तो हमको नहीं चाहिए, ना तो हमें Na चाहिए ना तो हमें Cl चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यू तो H और AC के लिए निकालनी थी, ना तो Na के लिए वैल्यू निकालनी थी ना तो Cl की। अगर इधर H है इधर H है, ठीक है, यहाँ AC है इधर AC है, ठीक है, लेकिन उधर की ओर दो अवयव एक्स्ट्रा हो रहे हैं, Na और Cl। तो मुझे ये NaCl क्या कर देना चाहिए? हटा देनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए। तो मुझे किसको किसको निकालना है? NaCl को। तो बेटा ध्यान से देखो, इसमें से किसी के पास NaCl है? ऊपर वाले के पास। देखो ऊपर वाले के पास NaCl लिखेंगे, लेकिन इस NaCl को माइनस के साथ लिखेंगे, ताकि Na को माइनस करके खत्म कर देगा, Cl को माइनस करके खत्म कर देगा। बेटा अगर ये वैल्यू पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो HCl के लिए वैल्यू हम लोगों को दी गई थी 425.9 प्लस NaAC के लिए वैल्यू हमको दी गई थी 91.0। बेटा लास्ट में माइनस किया माइनस, और NaCl की वैल्यू हमें दी गई थी 126.4। अभी मैं क्या सोचता हूँ, इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा 9 में से 4 गया, मैं पहले एक काम करता हूँ, इन लोगों को जोड़ देता हूँ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 9.5 और 1 आता है 6, 5 और 1 6, 9 2 11, 9 2 11 हो गया, और 4 और 1 5, 516.9 माइनस 126.4। इसको माइनस कर लें, 9 में 4 गया 5, दशमलव लगा दिया। इसके बाद 6 में 6 गया 0, इसके बाद 11 में 2 गया तो 9, और बेटा यहाँ आ गया 4, 490.5 साइवेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बेटा इसका मात्रक हो गया। और लेफ्ट पे मुझे क्या लिखना था? अनंत अनुता पर HAC की मोलर चालकता। इस प्रकार से आप निकालोगे। मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूँ। देखो मुझे H और AC चाहिए, तो हम उन दो को लिखेंगे जिसके पास H है और जिसके पास AC है। तो मैंने HCl लिख लिया और NaAC लिख लिया। अब मैंने क्या देखा, मैं लेफ्ट और राइट को कंपेयर करता हूँ। इधर पहले इसको मैंने लिखा भी, इसको मत लिखना भी। मैंने H डिमांड की थी, H है। मैंने AC की डिमांड की थी, AC है। तो लेफ्ट साइड पे H और AC है, राइट साइड पे भी H और AC है। लेकिन राइट साइड पे कौन एक्स्ट्रा आ गया? एक तो Cl एक्स्ट्रा आ गया है और Na एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि ये लेफ्ट पे ना तो Na था ना तो Cl। तो फिर मैंने क्या किया, Na और Cl एक्स्ट्रा होने की वजह से मैंने उस साइड पे NaCl को माइनस कर दिया। NaCl को माइनस कर दोगे और वैल्यू को रख के सॉल्व कर लोगे। घटाना आसान रहेगा, जोड़ना आसान रहेगा। तो आप एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले नोट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और बचता है उसको भी नोट लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, उदाहरण 3.9 में से लिखा हुआ है 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता। अगर इतनी सांद्रता का एसिटिक अम्ल लेता है, उसकी चालकता 4.95 × 10⁻⁻5 सेमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होती है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान इतना हो, तो कहता है वियोजन स्थिरांक को आपको ज्ञात करना है। वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करने के लिए कुछ विशेष स्टेप हैं, उनको देखते हैं। जैसे अगर वियोजन स्थिरांक निकालना है, सबसे पहले आपको, ये तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता दी गई है, आपको सबसे पहले मोलर चालकता निकालना है। तो मोलर चालकता के लिए फॉर्मूला होता है कप्पा अपॉन मोलरता। बेटा कप्पा का मतलब होता है विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता आपको दे दी गई है 4.95 × 10⁻⁻5 अपॉन मोलरता या सांद्रता आपको पहले से दी गई 0.001028
अभी आपको काम क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके सॉल्व करना है, और जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे बेटा आंसर आएगा 48.15। और क्योंकि मोलर चालकता है, मात्रक हुआ साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो आपको इन नंबर से इस नंबर पर क्या कर देना है, भाग देना है। आंसर आएगा 48.15। सबसे पहले तो मोलर चालकता निकल आई। अब उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप पे क्या करना है, आपको निकालना है वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जो आपने मोलर चालकता निकाल ली है वो, और जो मोलर चालकता अनंत तनुता पर दी गई है वो, आपके द्वारा निकाली गई मोलर चालकता अर्थात दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता जो आपने निकाली है, और जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी गई है उसको आप जैसे ही डिवाइड करोगे आंसर निकल आएगा, आपका वियोजन की मात्रा आ जाएगी। तो वियोजन की मात्रा के लिए मोलर चालकता की जो वैल्यू मैंने निकाली वो निकाली है 48.15। अनंत तनुता पर मोलर चालकता जो उसने दी है वो दी है 390.5। अभी आपको करना क्या है, दशमलव यहां हटाएंगे, 2 अंक इधर लेके जाएंगे तो इधर भी 2 अंक लेके जाएंगे, तो यहां से दशमलव हट जाएगा, यहां ये नंबर आ जाएगा 50। अभी आपको इस नंबर से इस नंबर पर क्या कर देना है, भाग। जब आप इस नंबर से इस नंबर पर बेटा भाग दोगे आंसर आएगा 0.1233, क्योंकि वियोजन की मात्रा है ये। वियोजन की मात्रा का कोई भी मात्रक नहीं होता, आप मात्रक भी नहीं लिखोगे। फिर मैं दोबारा से बता दूं, वियोजन की मात्रा के लिए जो मोलर चालकता दी गई निकाली है आपने वो ऊपर लिखेंगे, और जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता दी थी उसको कहां लिखेंगे, नीचे। लेकिन हमें क्या निकालना था, वियोजन स्थिरांक। तो लास्ट स्टेप है, इसको बेटा ध्यान देना है। लास्ट स्टेप में अगर इसको ध्यान देंगे तो देखो वियोजन की मात्रा का फॉर्मूला K अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये होता है वियोजन स्थिरांक का सूत्र। रखें, C का मतलब होता है सांद्रता। अगर C का अर्थ यहां पर सांद्रता है तो बेटा सांद्रता आपको कितनी दी गई है, सांद्रता दी गई है 0.001028। अल्फा स्क्वायर का अर्थ है, अल्फा की वैल्यू रख लेते हैं 0.1233। स्क्वायर का मतलब है पावर 2 लगा देना है। 1 की जगह पर 1 माइनस अल्फा की वैल्यू अगर पूछा तो अल्फा की वैल्यू आपने निकाली 0.1233। अभी आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करने के बाद इन दोनों नंबर का गुणा जो भी आएगा नीचे वाले नंबर से उसको क्या कर देना है, भाग दे देना है। मैं क्या बोलता हूं, जब आप भाग दोगे आंसर आएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5। ये वियोजन स्थिरांक का क्या हो जाएगा, मान। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो आज बेटा हम लोग अपनी क्लास पर इतने ही न्यूमेरिकल्स को रखेंगे, बाकी की पढ़ाई के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर।